दोस्तों नमस्कार, मैं सचिन कुमार एक बार फिर से आपका एपीएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। काफ़ी समय से मैं आपके बीच नहीं आ पाया था किन्हीं कारणों से। अब मैं फिर से एक नया विषय लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। मुझे उम्मीद है कि आप भी सुरक्षित होंगे और आपके अपने भी सुरक्षित होंगे और आगे भी सुरक्षित रहेंगे और हम सब मिलकर इस महामारी से एक ना एक दिन निजात अवश्य पा लेंगे। तो आज का अपना विषय है जल। गर्मी का मौसम चल रहा है, कहीं पे अधिक वर्षा होगी, कहीं पे कम वर्षा होगी, कहीं पे जल की अधिक उपलब्धता रहेगी, कहीं पे कम उपलब्धता रहेगी। ये एक यूपीएससी का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमेशा से रहा है और अन्य परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और जल या पानी। तो ये शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ करंट अफेयर्स के बारे में बता दूं कि भारत 12,000 हॉर्स पावर का रेल इंजन बनाने वाला देशों की सूची में शामिल हो चुका है। नंबर 1 वो करंट अफेयर्स है आपका, अगली क्लास में बता दिया जाएगा। फिलहाल मैं शुरू करता हूं आपका जल या पानी। तो भाई भारत में पूरी दुनिया की जनसंख्या का 18% निवास करता है। लिख देता हूं मैं, एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। संपूर्ण विश्व का जनसंख्या का 18% भारत में निवास करता है। इसका मतलब हुआ संपूर्ण विश्व की जनसंख्या के 100% जनसंख्या के 18% लोग भारत में निवास करते हैं। यह मैं क्यों बता रहा हूं? यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि संपूर्ण विश्व में जितना जल है, संपूर्ण विश्व के प्रायोगिक जल का मात्र 4% भारत के पास है। देखिए, बात यह है कि संपूर्ण विश्व की जनसंख्या कितनी है हमारे पास जनसंख्या कितनी है संपूर्ण विश्व की? 18%। और संपूर्ण विश्व का प्रायोगिक जल, यूजेबल जल, ऐसा जल जिसको हम प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा पानी जिसको हम प्रयोग कर सकते हैं पीने में या किसी अन्य कार्य में, संपूर्ण विश्व के प्रायोगिक जल का मात्र 4% भारत के पास है। यानी कि चाहे कितने भी एनजीओ हों, सरकार के कोई भी आंकड़े हों, सरकार को घेरने के लिए हम बहुत सारी चीजों पर घेर सकते हैं, बहुत सारी चीजों पे हम उसकी बुराई निकाल लेते हैं या उसको खींच लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 18% भारत के पास होते हुए संपूर्ण विश्व की जल की मात्रा का मात्र 4% भारत के पास है। तो इसका मतलब भारत में स्वतः ही प्रति व्यक्ति जो जल आपूर्ति है वो खुद ही कम हो जाएगी। अब बार बार आपने देखा होगा कई प्रश्न उठाए जाते हैं कि भारत में जल उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, ये नहीं कराया जा रहा है, वो नहीं कराया जा रहा है। तो हमारे पास संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 18% है और जल का मात्र 4% है, तो वैसे ही हमको जल कम यूज करना पड़ेगा। मेन समस्या क्या है? जो हमारे पास 100% जल है, हमारे पास जो संपूर्ण विश्व के 100% का 4% जो जल यूजेबल है, उसमें से 89% जल हम सिंचाई में प्रयोग करते हैं। भारत अपने जल की मात्रा का 89%
सिंचाई में उपयोग करता है। तो हमारे पास ऐसे मान के चलिए कि भारत के पास यदि 100 लीटर जल है, 100 लीटर जल है तो 89 लीटर 89 लीटर जल हम सिंचाई कार्यों में यूज कर लेते हैं। अभी आप एक फेक न्यूज फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हाइक वगैरह इन पर आप एक फेक न्यूज देख रहे होंगे, एक न्यूज पढ़ रहे होंगे कि भारत में लॉकडाउन के कारण या विश्व में लॉकडाउन के कारण डोमेस्टिक जो यूज है जल का, जो घरेलू यूज है जल का, वो दुगना हो गया है। वो घरेलू यूज जो है जल का वो दुगना हो गया है। तो इस तरह से पानी की समस्या होने वाली है। तो पानी की समस्या तो वैसे भी होने वाली है, लेकिन 100% जल का 89% हमने सिंचाई में यूज कर दिया। हम पता है आपको कि हम लोग डोमेस्टिक जो घरेलू यूज है हमारा 100% जल का हम कितने प्रतिशत यूज करते हैं उसमें? मात्र 5%। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। अपने उपलब्ध जल का मात्र 5 से 6% मान लीजिए जल भारत घरेलू कार्यों में प्रयोग करता है। मात्र 5 से 6% जल ही हम अपने घरेलू कार्यों में यूज करते हैं। यदि हम अपने घरेलू कार्य जैसे नहाना है, ब्रश करना है, कपड़े धुलना है, बर्तन साफ करना है, जानवरों को पिलाना है, या घर की सफाई करनी है, या कार को धुलना है, या ट्रैक्टर को धुलना है, तो हम अपने उपलब्ध जल का मात्र 6% यूज करते हैं। जितना मान लीजिए भारत के पास 100% जल है या 100 लीटर जल है, उसमें से हम 5 से 6 लीटर जल इन कामों में यूज कर रहे हैं, घरेलू कार्यों में यूज कर रहे हैं, नहाने में या अन्य पीने में, इस तरह से। और 89% हम सिंचाई में यूज कर रहे हैं। मेन समस्या में पहुंचने की कोशिश कीजिएगा। कभी भी किसी भी पेड़ को या किसी भी चीज को अगर हम उसकी चोटी पर से काटेंगे तो मेन समस्या वो नहीं है। मेन समस्या जड़ में है। जड़ पे पहुंचने की कोशिश आज हम करेंगे कि आखिर समस्या क्या है। उस समस्या का निदान, जब तक हम समस्या की जड़ तक ही नहीं पहुंचेंगे तो उसका निदान कैसे मिलेगा। हमेशा एनजीओ, कितने भी एनजीओ हुए या सरकारी कोई भी मंत्रालय हुए, सबसे पहले तो मैं सरकार का धन्यवाद ये करूंगा कि जल को उन्होंने एक इंपॉर्टेंट विषय समझा। जो आज की तारीख में भारत में सरकार है, उन्होंने एक जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति आयोग एक अलग से बनाया। इसके लिए मैं सभी सरकार के जिन लोगों ने भी इसका सुझाव दिया उनका हृदय की गहराइयों से, सभी भारतवासियों की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूं कि इस इंपॉर्टेंट विषय को उन्होंने इतना गंभीर समझा कि वाकई में जल कितनी बड़ी समस्या है, वाकई में जल कितना इंपॉर्टेंट चीज है, वाकई में जल कितना बड़ा मुद्दा है। इस चीज को समझा, उन्होंने ऐसा आयोग बनाया, तो इसके लिए सभी धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन मेन समस्या क्या है, उसकी जड़ में पहुंचने की हम कोशिश करते हैं। तो मैंने बात की कि संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 18% हमारे पास है और संपूर्ण विश्व के जल का मात्र 4% हमारे पास है। भारत अपने जल की मात्रा का 89% सिंचाई में यूज कर लेता है। भारत अपने उपलब्ध जल की मात्रा का 5 से 6% घरेलू कार्यों में यूज कर लेता है। तो बचाइए कितना? 5 से 6% औद्योगिक कार्यों में खर्च हो रहा है। तो इंडस्ट्री को जो बार बार हम दोष देते हैं, इंडस्ट्री को हम बार बार दोष देते हैं कि इन्होंने जल को दूषित कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो जल यूज कितना कर रहे हैं? 5 से 6% यूज कर रहे हैं। मेन समस्या वो नहीं है। वहां तक पहुंचने की एनजीओ क्या करते हैं? एनजीओ मुद्दा उठाते हैं इंडस्ट्री के खिलाफ। मान लीजिए कि आप जहां जिस शहर के भी रहने वाले हैं वहां कोई इंडस्ट्री बनी हुई है, मान लीजिए वहां कोई बिस्किट की फैक्ट्री बनी हुई है, तो एनजीओ जो क्या करते हैं, एनजीओ को विदेश से पैसा आता है, सभी आप जानते हैं नॉन गवर्नमेंटल होते हैं, ये सरकार का इनसे कोई लेना देना होता नहीं। कुछ का होता भी है, कुछ एनजीओ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। अब वो क्या करते हैं, विदेश से जो पैसा उनके पास आता रहता है, वो देश में अलगाव, उग्रवाद, ये इस तरह की चीजें, वो अक्सर कई एनजीओ लगभग 1-1.5 लाख के करीब एनजीओ पे अब तक बैन लगाया गया है। तो मैं तथ्य के आधार पर ही ये सब बोल रहा हूं। अब हुआ क्या, एनजीओ कोई बिस्किट फैक्ट्री लगाई जा रही है, माना बिस्किट फैक्ट्री आपके पास लगाई गई, तो वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। अब रोजगार जब मिलेगा तो इस प्रोस्पेरिटी आएगी, खुशहाली आएगी।
तो एनजीओ को क्या करना है, एनजीओ को उसका विरोध करना है। किन किन मुद्दों पे? अब गांव के लोगों को या आस पड़ोस के जो भी लोग होंगे उनको भड़काया जाएगा, देखिए ये आपकी नदी को दूषित कर देंगे, ये ऐसे वो धुआं निकालेंगे, ये वैसे धुआं निकालेंगे, ये इसको बर्बाद कर देंगे, ये उसको बर्बाद कर देंगे। अब क्या होगा, वो उस पर दबाव बनेगा कि आप जल का गलत दोहन कर रहे हैं, गलत मिस यूज कर रहे हैं जल का। अब उस पर दबाव बना, एनजीओ के जो हेड होते हैं या जो भी एनजीओ वाले होते हैं वो उनसे मिलते हैं, जो भी कंपनी का मालिक होता है वो बेचारा क्या सोचता है कि यार मैंने इतना पैसा लगाया है इसमें, इतना यूनिट, इस यूनिट में मैंने इतना पैसा खर्च किया है, इनको थोड़ा बहुत मैं खाने पीने के लिए दे दूं। अब खाने पीने के लिए उनको थोड़ा बहुत लाख 2 लाख 10 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ मिल जाता है, वो शांत बैठ जाते हैं, आम आदमी बेवकूफ की तरह से रह जाता है। तो ना उसको रोजगार सही से मिल पाता है फिर, और उस व्यक्ति की नजर में भी फिर उनकी कोई कीमत रहती नहीं है। तो मेन समस्या औद्योगिक नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको, औद्योगिक क्षेत्र में मात्र 5 से 6% जल का ही यूज किया जाता है, 89% ये है और 5 से 6% ये हो गया। अब 5 उधर मान लो, 6 उधर मान लो, या 5 उधर मान लो, 6 उधर मान लो, तो तो 5 से 6% जल जो है वो औद्योगिक इकाइयों ने यूज कर लिया। तो मेन समस्या क्या है, मेन समस्या कहां हुई, मेन समस्या यहां हुई, मेन समस्या ये रही सिंचाई में 89%। मैं भी एक किसान हूं और किसान मुझको प्रिय भी हैं, तो किसान ही हैं जो हमारे जीवन में जिनका बहुत उपयोग है। हम सुबह उठने से लेकर सोने तक चाहे कुछ भी चीज खा रहे हैं वो कोई ना कोई किसान ही पैदा कर रहा है, चाहे फ्रूट्स खा रहे हो, चाहे ड्राई फ्रूट्स खा रहे हो, चाहे खाना खा रहे हो, चाहे ब्रेड खा रहे हो, चाहे बिस्किट खा रहे हो, चाहे हलवा खा रहे हो, चाहे रसगुल्ला खा रहे हो, हर एक चीज में किसान का ही उपयोग है। किसान का योगदान है, सराहनीय है, उसमें कोई टाल नहीं सकता। किसान एक अभिन्न अंग है हमारे जीवन का, चाहे वो किसी भी देश का किसान हो। लेकिन समस्या क्या है, 89% जल यूज कर रहा है खेती में, और इसमें भी 3-4 राज्य ही हैं जो अपनी मात्रा का जितना यूज करना चाहिए उससे 2.5 गुना अधिक यूज कर रहे हैं। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अब अच्छी मात्रा में बिजली उपलब्ध हो जाती है। मैं अगले विषय पर, अगले टॉपिक पर बात करूंगा कि कभी भी किसानों के बिजली बिल माफ क्यों नहीं किए जाते हैं। ये एक विषय है, वो अगली बार वो करूंगा। गन्ने का रेट क्यों नहीं बढ़ाया जाता है, इस पर भी मैं विचार करूंगा। लेकिन फिलहाल हम जल के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी जड़ में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा है, पंजाब है, आंध्र प्रदेश है, और उत्तरी कर्नाटका है, और महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र है। यहां पर अपनी जल की मात्रा का जितना यूज हमें करना चाहिए उससे 2.5 गुना अधिक यूज करते हैं। मैं इस समय गांव में ही रुका हुआ हूं, मैं कभी भी घूमने जाता हूं जंगलों की तरफ, खेतों की तरफ मैं घूमने जाता हूं तो मैं क्या देखता हूं, कुछ खेत मुझे ऐसे मिलते हैं कि इतनी तपती गर्मी में, जहां 42 से 45 टेम्परेचर जा रहा है, इतनी अधिक गर्मी में भी उन खेतों में जहां मैं हूं, यहां पे लगभग 250 से 300 फीट नीचे से पानी निकाला जाता है, समरसेबल के माध्यम से, मोटर के माध्यम से इतना पानी निकाला जा रहा है, और उसको इतना पानी डाला जाता है खेत में, काई जम गई है, खेतों में काई जम गई है। इस मौसम में भी काई। एक तरफ तो ऐसे किसान हैं जो एक एक गिलास, एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, और हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश और कई राज्य ऐसे हैं कि जो पानी का इतना गलत प्रयोग कर रहे हैं कि खेतों में काई तक जमा दिया है। मतलब जितना पानी का यूज उस खेत में चाहिए, एक पौधे को जितना पानी चाहिए उससे कम से कम 50-100 गुना अधिक पानी उसमें डाला जा रहा है। तो ये मिसयूज है, और ये सरकारी आंकड़े हैं, ये जल शक्ति आयोग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए, अभी हाल ही में प्रस्तुत किए गए आंकड़े हैं। पहले ये 85% था, लेकिन इस साल ये 89% हो गया है। पहले ये 6% था, 5% हो गया है। तो आप ये सोच रहे हैं कि आप 4 बाल्टी पानी में नहाते हैं तो 2 बाल्टी पानी में नहाना शुरू कर दीजिए, उससे बचत नहीं होगी। मेन समस्या यहां पर है, और इसके बहुत सारे निदान हो सकते हैं। ड्रॉप विधि है, या पानी का मिसयूज काफी चीजों से रोका जा सकता है। तो जड़ ये है। अब ये जड़ बचाई कैसे जाए, इसके लिए आप इसको कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर सकते हैं। मैं इसके बारे में आपसे अगली वीडियो में पार्ट 2 में बात करूंगा कि इसको कैसे बचाया जाए, कैसे इसको रोका जाए। ये सारे ही प्रश्न
सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूजेबल है। दोबारा से आप एक बार देख लीजिए। आपको अगर वीडियो में सही से लिखाई समझ में ना आती हो तो कमेंट्स के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, मैं साफ साफ लिखने की कोशिश करता हूं। खैर मेरा राइटिंग थोड़ा गंदा है तो मैं इसलिए मुंह से भी कई बार बोल देता हूं, मौखिक भी, ताकि आप उसको अपने नोट्स में लिख सके, क्योंकि एग्जाम्स में क्या आने वाला है यह आपको भी पता है और हमें पता है। तमाम मैटर दुनिया में घूम रहा है, उससे लेना देना नहीं है। चीज वही जो प्रयोग में आती हो, जिससे देश आगे बढ़े, जो मेन समस्या हो वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो। बिना मतलब कोई भी प्रश्न किसी एग्जाम में आज तक पूछा नहीं गया है, एक्सेप्शन हर चीज के होते हैं। संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 18% हमारे पास है, लेकिन संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का संपूर्ण विश्व की जल की मात्रा का मात्र 4% हमारे पास है। मेन समस्या ये रही। तो कभी भी किसी भी सरकार किसी की भी हो, कोई भी 100% लोगों को पानी उपलब्ध करा सकता है, लेकिन भरपूर मात्रा में इसलिए नहीं क्योंकि जनसंख्या हमारे पास 18% संपूर्ण विश्व का और जल हमारे पास मात्र 4% है संपूर्ण विश्व का। तो हम कभी भी प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता, कितनी भी अच्छी सरकार रहे चाहे कुछ भी हो, लेकिन कभी भी हम प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता से कंपेयरिंग दुनिया से नहीं कर सकते हैं। खैर हमारे देश की जल की उपलब्धता काफी बेहतर है, और आज अगर पिछले साल की तुलना करूं या अन्य गत वर्षों की तुलना करूं तो आज इस समय आज के दिन तक हमारे पास 165% जल की उपलब्धता अधिक है अन्य वर्ष की तुलना में। आज की बात कर रहा हूं, इस लॉकडाउन वाले ईयर की बात कर रहा हूं। आज की तारीख तक यदि हम बात करें तो 165% जल की उपलब्धता हमारे पास अन्य वर्षों की तुलना में अधिक है। तो दूसरी समस्या कि भारत अपने जल की मात्रा का कितने प्रतिशत यूज करता है सिंचाई में, तो 89% यूज करता है। बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। अपने उपलब्ध जल का मात्र 5 से 6%। भारत अपने घरेलू यूज में कितना मात्र 5 से 6% जल यूज करता है, और इतना ही औद्योगिक इकाइयों में यूज करता है। अगली वीडियो में मैं बात करूंगा कि इससे कैसे निपटा जाए, इन समस्याओं से कैसे निकला जाए। ये सभी इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से। अगली वीडियो तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं सचिन कुमार एक बार फिर से EPS एकेडमी की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार।